निशा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग का ही टॉपिक और इसके 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, उसे भी कंप्लीट करेंगे। और आपकी जो डेट आई है एग्ज़ाम की एनवीएस की 28 नवंबर है और 1 दिसंबर तक ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगी। तो एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है, उस हिसाब से अब हम लोग कंटिन्यू एक एक टॉपिक देखेंगे और रिवीजन भी हम बहुत सारा करेंगे। 1 वीक में आपका पूरा रिवीजन ख़त्म हो जाएगा और कम से कम 6 दिन में आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिले हुआ है उसके लिए सॉरी, लेकिन अब डिले नहीं होगा, अब हम कंटिन्यू स्टडी करेंगे। एंड बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस भी आए हैं, तो वी विल डिस्कस इट और कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो टीम टीचिंग है, इसमें टीम टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम 3 मेथड के बारे में पढ़ेंगे, टीम टीचिंग, बाइलिंगुअल मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो टीम टीचिंग में क्या होता है? टीम टीचिंग मेथड इज़ एन आइडिया, दिस आइडिया we have got from the USA in 1954 and the way developed, this is the way how to develop the course. This is the main purpose of this team teaching method, and this is a good innovation, very good innovation. And this is the there we have to use simple words. Team a subject collectively teach a class in that subject. There are some definition by educationist. So in the group we have to teach, the teachers group will teach, and they will form a course. This is the team teaching method. टीम टीचिंग मेथड आइडिया की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1954 में हुई थी और ये यूएसए में हुई थी इसकी शुरुआत। और ये कोर्स डेवलप करने का तरीका है, शिक्षण में रणनीति ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नयाचार ये है कि सरल शब्दों में किसी शब्दों को टीम बनाकर उस विषय में सामूहिक रूप से कक्षा को पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षाविद कुछ इस तरह की परिभाषाएं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। Team teaching is also collaborative teaching or co-teaching strategy. This why it's called as a collaborative teaching or co-teaching, because most of the teachers are involved in this strategy. That's why it is used for different subjects, especially in middle, to provide supporting, especially in middle grades, with the help of different teaching method. So different teaching we are adding in the team teaching. And second thing is that it's evolve other subject also. Suppose if a teacher is teaching English subject, so for the help of it's get some other topic like science topic or social science studies. If some topic have got topics in English, so the English teacher will get the help of a particular subjects help also. It's written there the different subjects, especially in middle it's get used. Okay, different subjects. So to provide supportive environment, there are teams of 2 or 4 teachers working collaboratively to prepare lesson plans. So there are some teachers, those have made their own team to prepare the syllabus. On that basis the teaching continue in the classes. That's why it's called team teaching. And the supporting environment we get because of whenever we use involve other subject also. So the environment become so creative and attentive. टीम शिक्षण भी सहयोगी शिक्षण या सह शिक्षण रणनीति है। इसका उपयोग विभिन्न विषयों के लिए विशेष रूप से मध्य में किया जाता है। मतलब कि विभिन्न विषयों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाता है मध्य में। विभिन्न शिक्षण पद्धति की सहायता से विशेष रूप से मध्यम ग्रेड में सहायता प्रदान करना है। मध्यम ग्रेड में अब कौन से ग्रेड आएंगे? प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल सेकेंडरी तो बीच में आ सकता है। 9, 10, 12 के बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं मिडिल ग्रेड में। सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए, पाठ योजना तैयार करने के लिए ये 2-4
शिक्षकों की टीम सहयोगी रूप से काम करती है। तो यहाँ पे टीचर्स की टीम काम करती है और वो इसलिए काम करती है ताकि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो अच्छे से क्लास में चले, उसके लिए पाठ नियोजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, हम एडवांटेजेस देख लेते हैं टीम टीचिंग के। इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी, डिसएडवांटेजेस भी ऐड हो गए, सो वी शुड बी केयरफुल दैट। Learn about teaching, we should learn about the teaching, how to teach better way, improve their own teaching skills. The teacher should involve, and teacher will in, teacher will improve he or his or her teaching skills. Opportunities to socialize the graduate students into the world of teaching, so the graduate students are involved in that basis, so that's why on that basis they get best opportunity to be a socialize, step out of their comfort zone. The students should get out from their comfort zone, they should be a challengeable, and they should be aware of the today's world, and on that basis they should get a different kind of knowledges. टीम टीचिंग के फ़ायदे, शिक्षण के बारे में जानें, अपने स्वयं के शिक्षण कौशल में सुधार करें, अवसर स्नातक छात्रों को शिक्षण की दुनिया में समूहीकरण करते हैं, उनके आराम क्षेत्र से बाहर निकालें। तो बच्चों को शिक्षण के बारे में, शिक्षण क्या है उसके बारे में बताएं, और उनके शिक्षण मतलब बच्चे जो हैं, जो टीचर स्टूडेंट हैं, वो अपने खुद के कौशल्य में सुधार करें, टीचर्स अपने कौशल्य में सुधार करें, और उन बच्चों को अवसर दें जो कि ग्रेजुएशन फील्ड में हैं, और उनका सामूहिक ग्रुप बनाएं ताकि वे बेहतर काम कर सके एक दूसरे के साथ मिलके, और उन्हें उनके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकाला जाए। ये मेन थे पॉइंट, एडवांटेजेस थे। यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस भी आ गए हैं, ये पूरा डिसएडवांटेजेस है। यहाँ से फिर से एडवांटेजेस शुरू हैं। क्रिएट ग्रेट सेंस ऑफ एकेडमिक कम्युनिटी, हम बच्चों के अंदर वी कैन मेक अ क्रिएटिव कम्युनिटी among the childrens and about the academic level, provide explicit structure or academic and social engagement, so make the students aware of very properly, we should make them aware of about the social engagement and the structure construction. Improve student teacher relationship, teacher and students relationship should be a healthy. Improve student learning outcome, students learning outcome should be very clear and they should understand whatever the teachers have taught in the class. Make class more interesting and challenging, so the class should be a very interesting and challenging because the students should be involved in that teaching. On that basis they should create their interest, so on that basis the teacher should plan his or her teaching topic. एकेडमिक सामूहिक की अधिक समझ पैदा करें, जो कि बच्चे जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में उन्हें अधिक से अधिक जानकारी दें। पढ़ रहे हैं तो जो भी एकेडमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं उसके बारे में उनके अंदर समझ पैदा करें। स्पष्ट संरचना या शैक्षणिक और सामाजिक जुड़ाव प्रदान करें, सामाजिक जुड़ाव उन्हें दें, और जो भी उनकी जो भी शैक्षणिक चीज़ें हैं उसे स्पष्ट करें। छात्र शिक्षक संबंध सुधारें, छात्र सीखने के परिणाम में सुधार करें। कक्षा को अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाएं, तो कक्षा को बहुत अच्छा चुनौतीपूर्ण बनाना है ताकि चुनौती से ही बच्चे सीखते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि है डिसएडवांटेजेस क्या है। लैक ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर collaborative work. For this collaborative work the teachers not get sufficient time to come together and do again and again the same work. That is the main disadvantages. Lack of training in group dynamic exist, so the training not get more. Lack of training in group, so the group not get a better training, and that's why it's a phase dynamic exist, means they not feel that the group have learned something, so that lackness they have feel. Problem with overlapping roles exist, so the some things should be overlap of
or exaggerated. So on that basis the student face problem. One discipline dominate the process, only one, like 4 or 5 teachers are involved to make the lesson plan and prepare for the teaching learning process, everything. So this kind of process is just dominating, okay, only this group only dominating, or discipline dominating this process. Inadequate logistic and insufficient funding are provided. So the logistic means the creative things is not available, and the sufficient fund is not provided. That is the main disadvantages we can see here in team teaching. सहयोगात्मक कार्य के लिए पर्याप्त समय का अभाव होता है। सामूहिक गति में प्रशिक्षण का अभाव विद्यमान है। अतिव्यापी भूमिकाओं के साथ समस्या मौजूद हैं। अतिव्यापी भूमिका मतलब कि ओवर एक्टिंग या ओवर चीज़ें हो जाती हैं, जिस वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं और इस वजह से प्रॉब्लम होती हैं। एक अनुशासन प्रक्रिया पर हावी, एक ही अनुशासन होता है जो उस पर हावी होता है, उन्हीं की पूरे इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है। अपर्याप्त होती हैं, क्रियात्मक चीज़ें अपर्याप्त दी जाती हैं, और उसके बाद जो फीस है वो भी अपर्याप्त है, फंडिंग भी अपर्याप्त होती है, जिस वजह से चीज़ें टाइम पर नहीं मौजूद नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इंडिविजुअल एटोनॉमी इज़ लॉस्ट, द स्टूडेंट्स लॉस्ट देयर ओन आइडेंटिटी इन दिस टीम टीचिंग बिकॉज द particular teachers only have made their team and they are doing this work. So on that basis the students have lacking their own identity. Instructors are not flexible in addressing students learning styles. So instructors are not very flexible, okay. If it would be a flexible according the feeling of student, according the age of student, or the behavior of student, interest of student, so it would be very better, but there are not flexibility. On that basis the students learning style is very boring, or we can say boring only, we can say, which students are facing the same problem. Confusion about learning expectation exists. So most of the confusion students get in the class. Disparity on evaluation exists. So much problem is the equality we cannot see in the evaluation process. There are so many problems because of the students are not interested, or they are confused, they feel confused in this process. So we can understand this all are the disadvantages. व्यक्तिगत स्वायत्तता खो जाती है, बच्चे अपने खुद की जो स्वायत्तता है, खुद की जो पहचान है, वो खो देते हैं इस प्रोसेस में। देखिए ये हो क्यों रहा है, क्योंकि एक ही जो इंस्टीट्यूशन है या टीम है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है, और वो भी फ्लेक्सिबल नहीं है कि रूल्स उनके बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से, टीचर की ज़रूरतों के हिसाब से हो। प्रशिक्षण छात्रों की सीखने की शैली को संबोधित करने में लचीले नहीं है। बच्चों को लचीला रूल चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट ये वैसा नहीं है। सीखने की अपेक्षा के बारे में भ्रम मौजूद है। जब भी बच्चे सीखने बैठते हैं तो उनके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स आते हैं जिसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मूल्यांकन में असमानता विद्यमान है। तो जब मूल्यमान किया जाता है तो असमानता मिलती है, सारे बच्चे मूल्यांकन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं या डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नए पॉइंट की तरफ, जो है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड क्या है? द मेथड इज़ बेस्ड ऑन द principles of similarities and differences which is found between the two languages. So there are other differences between the two languages. Then also we can see the similarities. The same language is translating into the other language, okay, that is the difference that we can see here, that it's called bilingual method. This may be of situation, sounds, vocabulary, structure, etc. So it's involved the situation, sounds, vocabulary, structure. These all things are involved into the one language into the other language.
If the learner, the teacher understand these differences, the learning of the target languages is facilitated considerably. If the learner means the teacher will understand the differences, what is the differences between them, so the learning of the target language is facilitated considerably. So teachers could be help very better way if they understand the differences both of the languages, or it would be a master on the both of the language. यह विधि दो भाषाओं के बीच पाई जाने वाली समानता और भिन्नता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये स्थिति ध्वनि, शब्दावली, संरचना आदि के हो सकते हैं। यदि शिक्षार्थी शिक्षण के अंतरों को समझते हैं तो लक्ष्य भाषा सीखने में काफ़ी सुविधा होती है। देखिए यहाँ पे दो भाषा की बात हो गई है कि यहाँ पे ये मातृभाषा और नए भाषा दोनों में बीच की जो बात होती है, मतलब कोई नई लैंग्वेज सीखनी हो तो उसे मातृभाषा का उपयोग करके बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसे बाइलिंगुअल कहा जाता है। यहाँ पे उनकी शब्द, ध्वनि, संरचना, इन सारी चीज़ों की बातें यहाँ पर की जाती है, और जो टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं उसे दोनों में भी महारत अगर हासिल हो तो ही ये चीज़ सही हो पाती है, वरना इसमें दिक्कत होती है। When the child is learning his mother tongue, he becomes acquainted with the situations and picks the languages easily and correctly. While learning the foreign language, the teacher can create same situations again in order to make the child learn foreign language. As we can see, or we can observe that if the child of very young age, if he learn any new language or his mother tongue, so he learn by his environment, so very easily he learn everything. The same way the teacher also should use that technique to make sure that the student should get better environment of their in their classes, so they could be attentive, and they should acquire the new language in a natural process or foreign language. जब बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है तो वह परिस्थिति से परिचित हो जाता है और उसी हिसाब से बच्चा सही ढंग से भाषा सीख लेता है। तो शिक्षक को भी उसी प्रकार से बच्चों को भाषा सिखानी चाहिए कि उसका माहौल एक बना दे और उन्हें उसे नई भाषा यानी फ़ॉरेन भाषा सीखने दे। एडवांटेजेस: The teacher is able to teach English to the entire satisfaction of the students. So the teacher teach them English with the satisfaction, because teacher is translating the language, means English to Hindi or whatever is their language. The students are also able to understand English well. So students are also understanding English very well because basis of their mother tongue. Right use of mother tongue by teacher does not spoil the environment of teaching English. So the right use of mother tongue, if the teacher would use the right language, so this will not spoil the environment. If teacher would fail to use anything else from the mother tongue, so it's really spoil all environment and students will won't get interest in their learning process. It just help in teaching इंग्लिश बेटर। शिक्षक छात्रों की संपूर्ण संतुष्टि के लिए अंग्रेजी पढ़ाने में सक्षम है। पूरे अच्छी तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को अंग्रेजी में। छात्र अंग्रेजी को अच्छी तरह से समझने में भी सक्षम है क्योंकि यहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग किया जा रहा है। शिक्षक द्वारा मातृभाषा के सही प्रयोग से अंग्रेजी पढ़ाने का माहौल ख़राब नहीं होता है। मतलब शिक्षक बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं इंग्लिश और अपनी मातृभाषा। यह सिर्फ अंग्रेजी को बेहतर ढंग से पढ़ाने में मदद करता है। बाइलिंगुअल मदर टंग और दूसरी नई लैंग्वेज को यूज़ करते हैं ताकि बच्चा बेहतर तरीके से सीखे। इस वजह से बच्चों को इंग्लिश और मातृभाषा दोनों में सीखा जाता है, जो कि प्राइमरी लेवल में यूज़ होता है और बच्चे बड़े मज़े से सीखते हैं इसे। This method helps in developing fluency in spoken English. So because of environment students get more freedom or fluency in spoken English. Bilingual method also help in giving proper training for different skills, namely listening, speaking, reading and writing. So bilingual method is help to the students to get or achieve English spoken very frequently, and
when they use listening, speaking, reading and writing, these are the process in sequence wise, so it's really very helpful to understand better English. यह विधि बोले जाने वाली अंग्रेजी में प्रवाह विकसित करने में मदद करती है। और द्विभाषी विधि विभिन्न कौशलों जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने के लिए उचित प्रशिक्षण देने में भी मदद करती है। तो यह विधि द्विभाषा विधि विभिन्न कौशलों जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना इस और लिखना इसके इसके लिए भी काफ़ी मददगार होती है। बच्चों को इसके अंदर कौशल्य प्राप्त करने में मदद करवाती है बाइलिंगुअल मेथड। उसके बाद देखेंगे द यूज़ ऑफ मदर टंग सेव्स अ लॉट टाइम, मेक्स लर्निंग ईजियर, कॉम्प्लेक्स थिंग्स कैन बी ईजिली एक्सप्लेन इन द मदर टंग। बहुत दिस इज़ वेरी ईजी टू यूज़ मदर टंग फॉर द ट्रांसलेशन एंड इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. So this process makes very easier for the student to understand better English, and the very tough or very complex things also can be explained very easily in the mother tongue. मातृभाषा के प्रयोग से बहुत समय की बचत होती है और इसे सीखने में आसानी भी होती है। जटिल बातों को मातृभाषा में आसानी से समझाया जा सकता है। जो भी आपकी बड़ी बात हो, जब वो कठिन बात हो, तो उसे मातृभाषा में आसानी से समझाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इसके डिसएडवांटेजेस। यूजिंग दिस मेथड द टीचर टीचेस इंग्लिश थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एंड समटाइम्स ही यूजेस हिज मदर टंग, and this practice diverts the attention of the students. So whenever the teacher is using English language in the class with the bilingual method, so the teacher used sometimes mother tongue. Okay, so whenever teacher use mother tongue, so the students get they distracted from that particular topic. That is the disadvantages. Sometimes it happens that the teacher of English language may not be good in both the languages. He does not get perfection in any of the language, as his labor is also distributed between the two languages. If the teacher is not good between both languages, so it's really just a teacher's hard work will shown, but the result will not come back, because the teacher have to do the in bilingual method should be very perfect in both languages. इस पद्धति में टीचर अंग्रेजी पढ़ाता है, वो कभी कभी मातृभाषा का उपयोग करता है, जहाँ पे छात्र का ध्यान भटकने की संभावना होती है, भटकता है बच्चों का दिमाग। जैसे कि टीचर अगर इंग्लिश में ही बात कर रही है और बीच बीच में कुछ चीज़ें समझाने के लिए अगर मातृभाषा का उपयोग करती है, तो इस समय में बच्चों का ध्यान भटकता है। ये उसका डिसएडवांटेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंग्रेजी भाषा शिक्षक दोनों भाषाओं में अच्छे नहीं होता है, ना वो इंग्लिश में अच्छे होते हैं, ना वो मातृभाषा में अच्छे होते हैं। वो किसी भी भाषा में पूर्णता प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उसका श्रम भी दो भाषाओं के बीच वितरित किया जाता है। दो भाषाओं के बीच उसका श्रम वितरित किया जाता है। और सपोज उसे दोनों लैंग्वेज नहीं आ रही, जैसे कि साउथ इंडिया को दे दिया हिंदी भी दे दिया और हिंदी दे दिया और कोई ऐसी लैंग्वेज दे दी जो कि उसमें महारत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम टीचर्स को बहुत ज़्यादा होती है। वे अच्छे से समझा नहीं पाते हैं क्लास में। The use of mother tongue while teaching English language may spoil the continuity and fluency of the languages. So whenever we use mother tongue while teaching English, so it's spoil the continuity of the speaking fluency of the English. It is a possibility that new students in the class may be more attentive to mother tongue sounds and less attentive to English sounds. As a result, their pronunciation may become defective. If some students or any student is new in the class and he saw that in the class teacher is teaching only with the help of mother tongue or in English, so that students get affected because they want to attend the classes only with the mother tongue. They are comfortable, but the English is fluently using, that's why they get more defective or they face challenges. अंग्रेजी भाषा पढ़ाते समय मातृभाषा का प्रयोग भाषा निरंतर और प्रवाह को बिगाड़ देता है। मातृभाषा बीच में यूज़ करने की वजह से बच्चों की कंटिन्यूटी टूट जाती है। बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं बोलते हैं, उनकी आदत हो जाती है कि बीच बीच में हिंदी को ऐड कर लें। यह संभावना है कि कक्षा में एक नया छात्र मातृभाषा ध्वनियों के प्रति अधिक चौकस हो सकता है और अंग्रेजी ध्वनियों पर उसका ध्यान
पर कम ध्यान देता है, परिणाम स्वरूप उनका उच्चारण खराब हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नया बच्चा है और नए स्कूल से आया है और उसका उच्चारण हिंदी में काफ़ी अच्छा है बट इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं है। जब टीचर इंग्लिश ही पढ़ा रही है क्लास में तो बच्चा थोड़ा सा अलग सा महसूस करेगा और उसके उच्चारण खराब होने के चांसेस यहाँ होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरह, नए मेथड की तरफ, वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। Grammar translation method is a method of learning any foreign language by the practice of translating or converting the sentences of the native language into the target language of vice versa. This process is just converting one language into the other language as a sentence to sentence. व्याकरण अनुवाद विधि किसी भी विदेशी भाषा को सीखने की एक विधि है जिसमें मूल भाषा के वाक्यों को लक्ष्य भाषा में या उसके विपरीत अनुवाद करने में परिवर्तित करने की प्रथा है। इसमें जैसे कि इंग्लिश है तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें मतलब कन्वर्ट होता है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज और ट्रांसलेशन किया जाता है सेंटेंस टू सेंटेंस का। तो ये है इस विधि में। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स लर्न ग्रामर रूल्स ऑफ अप्लाई दोज रूल्स टू नेटिव लैंग्वेज टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉरेन वन। So in this process the students use grammar rules and they make the sentences according the grammar rule and they use native languages to convert it into the foreign one. एक एग्जाम्पल है जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दिस इज द एग्जाम्पल। ओके, सो स्टूडेंट्स विल मेक फर्स्ट सेंटेंस, ओके, ही eats and then they will convert into their own मदर टंग, वह खाता है। ओके, so this is the process of the grammar translation method. The student convert the foreign language into their mother tongue. Understand? इस पद्धति में छात्र उन नियमों को विदेशी भाषा में बदलने के लिए, उन नियमों को मूल भाषा में लागू करने के लिए व्याकरण के नियमों को सीखते हैं। सो दे लर्न द, वो लोग ग्रामर सीखते हैं ताकि वे अच्छा से उस भाषा को सीख पाएँ और हिंदी में मातृभाषा में उसे समझ पाएँ, मातृभाषा की हेल्प से वो समझते हैं। Advanced classes of GTM enable students to convert the whole paragraph, even word to word, and to advance their intellectual development, basically learning by foreign languages and mental discipline and language translation has a goal of enabling the students to learn the foreign literature in its original form. So the sometime or some advanced classes of GTS grammar translation method enable students to convert the whole paragraph word to word and sentence to sentence, and this process is called as an intellectual development, and they use foreign languages in mental disciplines, and they translation is their goal. They have to translate one particular paragraph, or they have to write a particular paragraph into the, they will understand by their mother tongue. Okay, so this foreign literature have originally formed, so they could get help by the foreign literature also. सो GTS की उन्नत कक्षाएं छात्रों को पूरे पैराग्राफ को शब्द से शब्द में बदलने और उनके बौद्धिक विकास को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। तो उनके अंदर एक ऐसी कैपेसिटी बढ़ाते हैं या बच्चों के इतना एबल बनाते हैं कि बच्चे इतने काबिल हो जाएं कि वे कन्वर्ट कर लें अपने फॉरेन लैंग्वेज को, ग्रामर से के द्वारा सीखते हैं, फिर उसे अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह की बौद्धिक विकास बच्चों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं यह मेथड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इन दिस आर्टिकल द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड विल बी डिस्कस्ड एंड सम टेक्निक्स और approaches used in translation will be thoroughly explained. So in this process, in this method, you can see that the grammar translation will be discuss some techniques and some approaches how to get take out the results from the students to get rules of the grammar and convert the languages into the mother tongue. So this kind of languages and this will make a fluency in their explained.
इस लेख में व्याकरण अनुवाद पद्धति की अवधारणा पर चर्चा की जाएगी और अनुवाद में उपयोग की जाने वाली कुछ तकनीकों या दृष्टिकोणों पर पूरी तरह समझा जाएगा। यहाँ पे पूरी उनकी जो तकनीक होती है उसके बारे में समझा जाएगा, देखा जाएगा, देखना है हमें कि किस तरीके से ये प्रोसेस चलती है और कौन सी टेक्निक इसमें यूज़ होती है। अब हम इसके एडवांटेजेस देखते हैं। इट मेक्स द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर एंड न्यू वर्ड्स, phrases and vocabulary is introduced. So in this process the students get more information related to new words, phrases, vocabularies, they get introduction. Learning gets easy as the conduction of done in the native languages. So whenever the native languages have used in this process, so students get very easily learn it. It promotes the skills of reading and writing effectively. So reading and writing effectively it's get more promoted. यह अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करता है और नए शब्द, वाक्यांश और शब्दावली पेश की जाती है। तो इसमें नए शब्द, शब्दावली यूज़ की जाती है, वाक्यांश यूज़ किए जाते हैं, नए लैंग्वेज की सारी चीज़ें सीखते हैं बच्चे। सीखना आसान हो जाता है क्योंकि संचालन मूल भाषा में किया जाता है, यानी जो भी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं वो मातृभाषा में होता है, जिस वजह से बच्चों को समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। यह प्रभावी ढंग से पढ़ने और लिखने के कौशलों को बढ़ावा देता है। लिखने और पढ़ने के ही कौशलों को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती है इस मेथड में। For class conduction, very less teacher material aid is needed, and also this method can be taught at overcrowded classes. So this is very easy for the teacher. Very less materials can be used for the conduction, and very in crowded area also teacher can be teach it very better way. Students feel comfortable as the mother tongue is used to teach any foreign language, and they are free to ask the questions in between. Students feels very happy because they are using mother tongue with the foreign language. That's why they are very free to ask any question in mother tongue. कक्षा संचालन के लिए बहुत कम शिक्षक सामग्री सहायता की आवश्यकता होती है। बहुत कम शिक्षक सामग्री की सहायता से इस विधि को पूरा किया जा सकता है, जिस वजह से टीचर कक्षा में, भीड़ भाड़ वाले कक्षाओं में भी आराम से सिखा सकते हैं और छात्र बड़े खुश होते हैं क्योंकि मातृभाषा का उपयोग किया जाता है विदेशी भाषा सीखने के लिए, जिस वजह से बच्चों को अगर कोई डाउट है तो वो अपनी मातृभाषा में जो भी प्रश्न चाहे वे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस। वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ GTM इज़ दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग टू अ फॉरेन लैंग्वेज. So this make restrictions for the students to apply the language, as we have seen that only reading and writing have focuses this method. That's why the children not get chance for the speaking in the foreign language. The natural order of learning any language is listening, speaking, reading and writing, but GTM of reading is facilitated first. As we can see that the process of new language learning process is listening, speaking, reading and writing, but you can see in this method reading is facilitating first. GTS का नुकसान यह है कि इसमें बच्चों को सुनने और बोलने की कौशल्य से प्रतिबंधित करता है। किसी भी भाषा को सीखने में स्वाभाविक तरीके से हमें बोलना, सीखना, सुनना और लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रम होते हैं, लेकिन GTM में आप देखेंगे कि इसमें पढ़ने को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया है। Proper conversational skill in foreign language still remain in hurdle. This become very hurdle as we seen that the conversational part of the foreign language is not become very fluency, and GTM focuses on formal and bookish grammar rules, so it does not enhance proper learning of the foreign language.
So this process focus only in the bookish work, only for the rules of grammar. That's why the students not they not they did not get a chance, or then they are not able to apply this foreign language into their daily life, or they're not aware of that how to use it. It takes time to translate each and every word under GTM, as students are well versed in their mother tongue, and they need time to think to translate. So the students not get much opportunity to use this language directly, because they use middle mother tongue. On that basis, they feel a much time to think in the foreign language than mother tongue. So it's get very distractions, or they get more time to speak. विदेशी भाषा में संवाद कौशल अभी भी एक बाधा है। ये एक बाधा इसलिए है क्योंकि इसमें बच्चों को बोलने के चांस कम दिए जाते हैं। वैसे हमने देखा है कि इन्हें सिर्फ पढ़ने और लिखने में ही ज़्यादा महानता दी गई है। जीटीएस औपचारिक और किताबी व्याकरण के नियमों पर केंद्रित है, इसलिए यह विदेशी भाषा के उचित शिक्षण को नहीं बढ़ाता है। तो जीटीएस में आप देखेंगे कि इसके व्याकरण के नियम में ही पूरा ध्यान केंद्रित होता है, जिस वजह से इसमें विदेशी भाषा की इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। जीटीएम के तहत प्रत्येक शब्द का अनुवाद करने में समय लगता है, क्योंकि छात्र अपनी मातृभाषा में पारंगत है और उन्हें अनुवाद करने में के लिए सोचने में लिए समय लगता है। बच्चों को समय लगता है ये सोचने में कि जो भी अगर उन्हें बोलना है तो उसे मातृभाषा में कन्वर्ट करना है, फिर उसे सोचना है, उसी हिसाब से बोलते हैं, तो इस पर समय लगता है उनके बोलने में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। PDF आपको इसी में मिल जाएगा।